फारबिसगंज विधानसभा अररिया जिले में आता है और अररिया लोकसभा के ही एक विधानसभा सीट में से एक है और विद्यासागर केसरी जो बीजेपी से हैं वो फिलहाल यहां के विधायक हैं। इस बार वहां के समीकरण क्या होंगे, कौन कौन दावेदार होंगे और जातीय समीकरणों का कितना असर दिखेगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, इस बार फारबिसगंज के समीकरणों को किस तरह से देख रहे हैं और जो वहां के जातीय समीकरण है वो इन समीकरणों को कितना प्रभावित करेंगे? देखिए, अगर हम फारबिसगंज विधानसभा सीट की बात करें तो इस बार यहां का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि इसका इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। एक वक्त था कि फारबिसगंज जो है वो कांग्रेस का मजबूत किला था और अब ये एक वक्त है जब ये बीजेपी का मजबूत गढ़ बन गया है। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है, ये जो परिवर्तन हुआ है, किस तरह से हुआ है उसकी तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए दिलचस्प होने जा रहा है कि AIMIM पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी जिसके सदर हैं, वो पार्टी जो है पूरे सीमांचल में जोर लगा रही है और ओवैसी जो हैं सीमांचल न्याय यात्रा कर चुके। तो वो जो सीमांचल न्याय यात्रा हो रही है, कहने का मतलब ये कि उनके जो 4 विधायक टूटकर RJD में गए थे, ये बात उन्हें पसंद नहीं आई थी। इसके बाद उन्होंने महागठबंधन में शामिल करने के लिए भी जो है वो प्रयास किया, अनुरोध किया, लेकिन वो भी अस्वीकृत हो गया है। तो इसके बाद वो सीमांचल में पूरा जोर लगाएंगे और फारबिसगंज भी यहीं पर है और यहां जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो लगभग 34% के आसपास हैं। तो ये एक वजह दिखती है कि यहां AIMIM की एंट्री हो सकती है। तो AIMIM की एंट्री किसके लिए खतरे की घंटी, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। दरअसल अगर आप यहां के इतिहास पर जाएं तो 1952 में यहां पर पहला चुनाव हुआ था। बोकाई मंडल यहां के पहले विधायक बने थे, लेकिन अगर इसे आप कालखंडों में बांट कर देखें तो 1952 से 1985 के बीच जो है कुल 10 चुनाव यहां पर हुए थे। और जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि कांग्रेस का मजबूत किला था, वो इस बात से स्पष्ट होता है कि 10 चुनावों में से 9 बार जो है कांग्रेस को यहां पर सफलता मिली। सिर्फ एक बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी चुनाव जीती। लेकिन जब 1990 से आप देखते हैं तो यहां आपको बीजेपी का दबदबा दिखेगा और इसके लिए एक पृष्ठभूमि भी तैयार थी। भारतीय जनसंघ जो है यहां पर 1967-69 में देखिएगा कि वो मुख्य मुकाबले में रही थी, जीत नहीं सकी थी, लेकिन 1985 में बीजेपी दूसरे स्थान पर थी। 90 में जाकर बीजेपी को यहां पर पहली जीत मिली और यहां पर मयानंद ठाकुर बीजेपी की तरफ से पहली बार कमल खिलाने में सफल रहे और फिर इसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। साल 2000 को आप छोड़ दें तो 1990 से लेकर 2020 तक बीजेपी यहां से जीतती रही है। सिर्फ 2000 में BSP ने यहां से चुनाव जीता था। जाकिर हुसैन खान तब BSP प्रत्याशी के रूप में यहां से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। तो अगर आप यहां पर यह देखिए कि कुल जो 18 विधायक फारबिसगंज में चुने गए हैं, उसमें से कांग्रेस से सर्वाधिक 9 विधायक चुने गए, लेकिन आखिरी बार कांग्रेस को जो जीत मिली वो 1985 में मिली। 1990 से 2020 के बीच में जो बीजेपी है उसको 7 बार कामयाबी मिली, जो 8 चुनाव इस दौरान हुए। और इसके अलावा BSP यहां से एक बार चुनाव जीतने में सफल रही और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को भी एक ही बार यहां पर कामयाबी मिली है। लेकिन फारबिसगंज में एक व्यक्ति का भी आपको दबदबा दिखता है और वो हैं सरयू मिश्रा। सरयू मिश्रा जो हैं यहां से 7 बार चुनाव जीतने में सफल रहे। उन्होंने फारबिसगंज विधानसभा का 7 बार प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें एक बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर 1962 में वो जीते थे, लेकिन फिर उसके बाद लगातार जो है उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर 6 बार जीत हासिल की। तो 7 जीत उनके नाम है यहां पर फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में। अगर आप यहां पर आगे बढ़कर देखें कि क्या चीजें और हैं, तो यहां जो अब
तक कुल 3 चुनाव हुए हैं, वहां पर आप देखें तो साल 2010 में बीजेपी से पदम पराग जो हैं वो प्रत्याशी थे और उन्होंने 26,827 वोटों की जीत हासिल की थी मयानंद ठाकुर के खिलाफ, जो तब एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी तब यहां तीसरे स्थान पर थे। बीएसपी का एक इंपैक्ट यहां पर रहा है, हालांकि अब उनके वोट सिंगल डिजिट में आ चुके हैं और वो 5% से कम हो गया है। 2015 में जब महागठबंधन बना, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक ही अम्ब्रेला के नीचे आकर चुनाव लड़ रही थी, तो उस वक्त लगा कि शायद यहां पर बाजी पलटेगी, लेकिन तब भी बीजेपी को यहां से जीत मिली और 25,238 वोटों की जीत मिली, मतलब कि बड़ी जीत मिली। और तब बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया था, सिटिंग विधायक की जगह उन्होंने विद्यासागर केसरी को टिकट दिया था यहां पर, और उन्होंने जो है कृत्यानंद विश्वास जो कि आरजेडी के प्रत्याशी थे उनको शिकस्त दी थी 25,238 वोटों से। और तब जाकिर हुसैन खान जो हैं वो तीसरे स्थान पर रहे थे। पप्पू यादव की पार्टी जैप लोकतांत्रिक से वो चुनाव लड़े थे और 10% से ज्यादा वोट लेकर आए थे। तो उनके इस प्रदर्शन के आधार पर 2020 में कांग्रेस ने उनको यहां से टिकट दिया, फारबिसगंज से जाकिर हुसैन खान को, क्योंकि जाकिर हुसैन खान एक बार चुनाव जीत चुके थे, 15 में भी 10% से ज्यादा वोट लेकर आए, तो कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया और बीजेपी ने एक बार फिर से विद्यासागर केसरी मतलब कि मंचन केसरी को ही टिकट दिया। लेकिन परिणाम नहीं बदला, विद्यासागर केसरी इस बार 19,702 वोटों से चुनाव जीते, 49.5% वोट उनको आए, 1 लाख से ज्यादा वोट, 1,02,212 वोट, और उन्होंने जाकिर हुसैन को पराजित किया। तो ये चीजें आपको पिछले 3 चुनावों में यहां पर दिखती हैं। जो एक और चीज दिखती है कि बीजेपी यहां 7 बार तो जीती है, लेकिन हर बार कुछ एक चुनाव के बाद वो अपना प्रत्याशी बदल लेती है। अब इस बार क्या होगा, इस बार कौन कौन दावेदार हैं, इस पर भी हम आगे जो है अभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो आगे कौन कौन दावेदार हैं इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि वहां की जनता क्या कुछ कह रही है और जनता के विचार अपने वर्तमान विधायक को लेकर, और क्या कमियां रही हैं और क्या होना चाहिए था उसे लेकर जनता क्या कुछ कह रही है। केसरी जी, उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, लेकिन एक बात के दुखी है कि हम लोग का गांव में बीच में रोड टूटल है। 2 बार 10 बार आदमी गया, 10 गो बोले चलो आते हैं, लेकिन आए नहीं देखने के लिए। वर्तमान जो यहाँ से विधायक जी हैं उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। काम हुआ है पूरा एकदम हुआ है। रोड बना है और भी काम हुआ है, विकास के सारे काम हुए हैं। देखिए, भाजपा के विधायक का टिकट का जो मामला है इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ बीजेपी से, फ्री की सेवा बंद करें। फ्री में जनता को अगर कुछ भी दे रहे हैं तो आप जनता को बुर्बक बना रहे हैं। ये बताइए, वर्तमान में जो विधायक जी हैं उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हैं, काम हुआ है? काम हो रहा है। वो जनता के बीच मिलते नहीं है, जनता के बीच जाते नहीं। जनता का क्या समस्या है, एक बार जीत के चले गए तो फिर दोबारा उस वार्ड गली मोहल्ला में कभी नहीं जाते कि मेरे जनता, हमको जो जनता प्रतिनिधि चुन के आगे जो विधानसभा भेजी है उसका वार्ड में, उसका गली में, उसका मोहल्ला में, उसका शहर में क्या परेशानी है, कभी जानने के लिए भी नहीं आते। जब कभी भी उसके पास समस्या लेके घर पर भी जाते हैं, कभी वहाँ से बोल दिया जाता है कि साहब यहाँ नहीं है, पटना है, दिल्ली है या अदर कहीं वाइज है, कभी मिलते नहीं है। विद्यासागर केसरी जी, उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत अच्छे। काम हुआ है वर्तमान विधायक जी के नेतृत्व में। चाहिए बताइए, वर्तमान जो विधायक जी हैं उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है। देखिए, हम लोग को इससे पहले 10 रेल में कट के अपने रास्ता के लिए हम लोग 25 बार गए, उसके पास रोड नहीं है हम लोग को, ठीक है, 25 बार गए, वो भी आके देखा। बतनाहा में रोड नहीं है? बतनाहा से पूरा भवानीपुर पड़ता है। अच्छा, ठीक है, भवानीपुर जी। रोड अभी जाइएगा तभी आपको, एक बार चले जाइएगा तो दूसरा बार जाने का मन नहीं, अभी तक भेंट करने के लिए वो नहीं आए। वर्तमान विधायक जी है, उनके कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं। क्यों? कार्य क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो जैसा होना चाहिए वो कुछ नहीं है। क्या सब काम होना चाहिए जो नहीं हुआ है? जैसे रोड वगैरह का है, रोड है और बहुत कुछ है ऐसे। ये बताइए, वर्तमान विधायक जी जो हैं उसके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, ठीक है।
तो देखिए, कई लोग संतुष्ट नहीं है वर्तमान विधायक के कामकाज से, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक बेहतर प्रत्याशी अभी भी हैं। राकेश रंजन जी, सुना आपने लोगों ने क्या कुछ कहा? जी हाँ, लोगों के अपने अपने मंतव्य हैं, लेकिन जहां तक दावेदारों की हम बात करें तो देखिए, बीजेपी से दावा अभी भी विद्यासागर केसरी मतलब कि मंचन केसरी का ही मजबूत दिखता है और उनको और उनके समर्थकों को जो है ये लगता है कि उन्होंने जो काम करवाए हैं जो अपने क्षेत्र में, उसकी बदौलत जो है वो यहाँ पर जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं। पिछले 2 बार से वो चुनाव जीत रहे हैं मंचन केसरी यहाँ पर, तो उनको उम्मीद है। तो बीजेपी से तो जो एकमात्र दावेदार दिखते हैं वो विद्यासागर केसरी मतलब मंचन केसरी ही यहां पर दिख रहे हैं, लेकिन महागठबंधन से कई दावेदार हैं। देखिए, पिछली बार इस सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, जाकिर हुसैन खान यहां से चुनाव लड़ रहे थे और बेहतर प्रदर्शन किया था, 40% वोट वो लेकर आए थे। अगर आप यहां पर एक चीज देखिएगा कि जो बीजेपी का जो वोट शेयर है पिछले 3 चुनावों में, तो वो कम से कम जो वोट वो लेकर आई है वो 46% है, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन का जो वोट शेयर है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और पिछले चुनाव में वो 40% तक पहुंच गया है। तो ऐसे में ये जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि पहले जो अलग अलग कोण में मुकाबला होता था वो अब जो है पोलराइज्ड होता जा रहा है 2 ध्रुवों के बीच में। और इसीलिए मैंने कहा कि चूंकि यहां पर जब वोटिंग होती है और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है 34% के आसपास हैं, जब वो एक तरफ वोट डालते हैं तो दूसरी तरफ काउंटर पोलराइजेशन होता है और इसका फायदा जो है वो बीजेपी को अब तक यहां पर मिलता रहा है। अब अगर आप ये देखिए यहां से, तो कांग्रेस पार्टी से जो दावेदार हैं उसमें जाकिर हुसैन तो हैं ही, इसके अलावा भोला शंकर तिवारी उनका नाम भी सामने आ रहा है और एक अमरदीप जायसवाल हैं। तो कांग्रेस से ये 3 दावेदार दिखते हैं, लेकिन इस सीट पर आरजेडी की भी नजर है और उसमें जो जिला प्रधान महासचिव हैं मनोज विश्वास वो दावा करते हुए दिख रहे हैं। मंडल अविनाश आनंद हैं, वो भी चाहते हैं कि वो इस सीट पर लालटेन के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ें। प्रदीप मंडल है, तो कई दावेदार हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि एआईएमआईएम से कौन यहां पर कैंडिडेट हो सकते हैं या एआईएमआईएम यहां से किसे कैंडिडेट बनाता है, तो यह देखना यहां पर दिलचस्प है क्योंकि उनकी एंट्री से जो है चुनाव बहुत रोचक होगा। अब देखिए यहां पर जो एक चीज जो महागठबंधन के सामने है वो ये है कि जब वो मुस्लिम प्रत्याशी यहां पर देता है तो एक काउंटर पोलराइजेशन बीजेपी के पक्ष में होता है और इस वजह से बीजेपी को जीत मिलती है। अभी लोकसभा के चुनाव में तो प्रदीप सिंह को फारबिसगंज में 56.5% वोट आए हैं, जबकि उनके सामने जो है मोहम्मद शाहनवाज आलम थे। बावजूद इसके इनको 56.5% वोट आए, तो काउंटर पोलराइजेशन का यह नतीजा आता है। तो अब इस वजह से यह चर्चा है कि महागठबंधन जो है वो मुस्लिम प्रत्याशी न देकर किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को उतार सकती है या फिर आपको वैश्य कैंडिडेट उतार सकती है या कोई अन्य जाति से उम्मीदवार देख सकती है। लेकिन इस बार यहां परेशानी यह है कि जिस तरह से एआईएमआईएम सीमांचल में ताल ठोक रहा है, अगर मुस्लिम प्रत्याशी यहां पर महागठबंधन ने नहीं दिया तो एआईएमआईएम दे देगा। तो वैसी परिस्थिति में अगर कुछ वोट बीजेपी के कटेंगे तो एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोट से निकलकर जो है वो आपको एआईएमआईएम की तरफ चला जाएगा। तो ये पेच यहां फंसा हुआ है। हालांकि यहां के जातीय समीकरण को देखिए तो अनुसूचित जाति के वोटर्स 15.79% हैं, एसटी 1.31, मुस्लिम 33.8, यादव 4.5 से 5.5, तो 39 से 40% एमओआई इक्वेशन है और यही वोट पिछली बार जाकिर हुसैन खान को आए थे 40%। तो कहने का मतलब यह कि बाकी सारा वोट एक तरफ काउंटर पोलराइज्ड होकर वहां
पहुंच रहा है। हालांकि इसलिए बाकी जातियां भी आप देख लीजिए, वैसे अगर सामान्य जाति की बात कीजिए तो 6 से 7%, कुशवाहा कुर्मी कर लीजिए तो 4.5 से 5.5%, वैश्य 9 से 10%। तो समीकरण अगर आप देखें तो एनडीए को जो जातियां वोट करती हैं वो 22-23% के आसपास ही पहुंचता है। लेकिन बीजेपी लगातार 7 बार जो है पिछले 8 चुनाव में 7 बार जीती है, एक बार 2000 को छोड़कर। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर ध्रुवीकरण होता है, काउंटर पोलराइजेशन होता है। इसे महागठबंधन कैसे रोक सकता है, यह उसके लिए चुनौती होगी, क्योंकि अगर काउंटर पोलराइजेशन फारबिसगंज में नहीं रुका तो एक बार फिर से बीजेपी को इसका एडवांटेज मिल सकता है। चलिए, तो फारबिसगंज में अंतिम रूप से क्या समीकरण उभर कर आते हैं और कौन कौन प्रत्याशी घोषित होते हैं, और जो तीसरी पार्टियां हैं महागठबंधन और एनडीए के इतर, वो कितना समीकरणों को प्रभावित करेगी, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा।